हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो टॉपिक है, तो आज यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया, ओके। तो आईआईटी जैम के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ओके। साथ में आपको यहाँ पे जो CSIR नेट का एग्जाम होता है उसके अंदर भी आपको इसके जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे अलग अलग आप जो TIFR के एग्जाम देते हैं उसके अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ओके। और अदर देन आपको अगर केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो यूपीएससी के अंदर भी आपको जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका एक छोटा सा जो टॉपिक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। लेकिन आपको जो IIT जैम हो गया, CSIR नेट हो गया या फिर TIFR हो गया, इनके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीजें आपको जान लें कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ओके। और आप ये बात तो हमेशा याद रखें कि जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो आपका इसका जो वेटेज होता है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो गया हो, ओके, चाहे आपका CSIR नेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, IIT जेम का एग्जाम हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर आपको जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर से जो आपको क्वेश्चन है वो आने ही आने वाले हैं, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं मेन, तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपको ये दो चीजें के बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए कि एक कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, ओके। तो ये दो चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये दोनों चीजें होती क्या है, ओके। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वर्सेस लगाता हूं कि एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है आपकी और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, ओके। तो आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नथिंग बट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ओके, लेकिन ये डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। और ये डिफरेंट होता है क्योंकि ये बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, ओके। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर आपको ये एक कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी वीक बॉन्डिंग होती है, ओके। और इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे, चाहे आपका कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम टेट्राक्लोराइड अगर हम लोग लेते हैं, ओके, तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे NiCl4 के साथ, निकेल टेट्राक्लोराइड के साथ, ओके। और यहाँ पे आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उनका स्ट्रक्चर देख लो आपको, ओके। ये आपको दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलेंगे, ओके। इनके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ओके। लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर से अगर अलग हटके अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपका जो कार्बन है वो आपका कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ओके। ये आप एग्री करते हो। चाहे आपका क्लोरीन ले लो तो क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, ओके। तो ये दोनों चीजें आपने क्या की है, एग्री की है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे निकेल टेट्राक्लोराइड में बात करें तो निकेल आपका क्या है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मेटल नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये क्या है, मेटल आयन है। तो आप ये ध्यान रखें कि मेटल और मेटल आयन में फर्क होता है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो तो Cl4 है वो 2- है, तो ये भी क्या है आपका यहाँ पे आयन ही, लेकिन ये आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आयनिक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये दोनों जो टर्म है यहाँ पे, चाहे वो निकेल +2 हो या फिर क्लोरीन आपका 2- हो, ये दोनों क्या है, मेटल के यहाँ पे दोनों आयंस के फॉर्म में है। तो अगर आयंस के फॉर्म में है तो इसके अंदर आप आसानी से क्या कर सकते हो, इन दोनों में आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज कि दोनों आपके नॉन मेटल है, ओके, तो दोनों नॉन मेटल है तो आपको पता है कि अगर दोनों नॉन मेटल होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इनका जो बॉन्डिंग फॉर्म
करने का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि इनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑक्टेट क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर तो आपको समझता है कि ये लोग बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप NiCl4 2- की बात करो तो इसके अंदर ये क्यों ये यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ना तो ये मेटल है ना ही यहाँ पे नॉन मेटल है, दोनों ना ही ये दोनों सेम है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से शेयरिंग कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें आप सोचने के लिए यहाँ पे आप विवश हो जाते हो कि यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसी क्यों हो रही है। ओके, और सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका जो निकल होता है, ये निकल आपका क्या होता है, आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे एज कंपेयर टू आपका क्या निकेल 2+ से। ओके, तो निकेल 2+ से आपका मोर स्टेबल कौन सा होता है, जो आपका निकेल होता है प्योर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो चार्ज आर नॉट स्टेबल। तो ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो चार्ज होता है वो नॉट स्टेबल होते हैं। ओके, सॉरी, नॉट स्टेबल। तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें, यहाँ पे जितनी भी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में अगर आगे बढ़े तो अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग सिंपल सा अगर Na+ और Cl का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे आपका Na क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। और इन दोनों के फॉर्मेशन से आपका जो NaCl है यानी कॉमन सॉल्ट है वो यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए आता है। ओके, लेकिन सपोज अगर आप क्या करो कि Na की जगह आप Na2+ ले लो। ओके, और यहाँ पे आप ले लो Cl-। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपको किसी तरीके का जो सॉल्ट फॉर्मेशन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के जो चार्जेस हैं वो अलग है इनका। ओके, तो इसके अंदर आपको जो ये है ये क्या है, एक तो यहाँ पे Na+ है, तो Na2+ क्या हो गया, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन मेटल आयन हो गया। और ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके यहाँ पे डी ब्लॉक में। ओके, तो डी ब्लॉक में होने के कारण क्या होता है कि ये इस साइड भी मूव कर सकते हैं और इस साइड भी मूव कर सकते हैं, जहां पे इनको जो अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी, जहां पे ये अच्छे से स्टेबल हो सकते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, मूव होते हैं। ओके, और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा ये बोला जाता है कि जितने भी मेटल आयन होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, और स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर वो मेटल आपके आयनिक फॉर्म में है, ओके, मेटल्स आयंस के फॉर्म में है, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, क्यों स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो कि जो Mn+2 है या फिर आपका यहाँ पे आप ये ले लो आपका Na+2 है, तो ये दोनों आपके स्टेबल नहीं है। और स्टेबल कब होंगे, जब यहाँ पे ये जो चार्ज होगा यहाँ पे ये Mn हो जाएगा और यहाँ पे Na हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू यहाँ पे जो आपके चार्जेस हैं उसके। ओके, तो ये दोनों जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि आप कब कैसे इस चीज को ध्यान से देखते हो। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल को अगर आप आयन को देखते हो, ओके, तो यहाँ पे अगर ये ट्रांजिशन मेटल आयन है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स आपको अगर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या दिखेगी, मैक्सिमम बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये मैक्सिमम बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए ये आपके लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव होते हैं। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा हमने कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ओके, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ओके, तो ये भी बात आप नोट कर ले एज कंपेयर टू आपका जो आयोनिक बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो आयन से बनता है और इसके कारण वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, तो ये दो चीजें आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे Na2+ और Cl- की बात करें तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग Na2+ ले रहे हैं, अगर Na2+ की जगह और यहाँ पे अगर हम लोग 2 क्लोरीन ले लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे और इससे जो आपका रिएक्शन है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी इस तरीके से। ओके, जैसे यहाँ पे Na2+ है, ओके, और यहाँ पे अगर Na2+ को अगर Cl2- के साथ कर ले, ओके, या फिर अगर आप बात करो कि Na2+ को अगर हम लोग इस तरीके से 4Cl- के साथ कर ले, ओके, तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्मेशन होने वाली है वो NiCl4 2- की होगी। ओके, ठीक है,
लेकिन यहां से आपके जो थॉट है वो थॉट और भी हो सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 लिया 4 लिया, तो क्या हम लोग यहाँ पे Na2+ को यहाँ पे 4Cl- के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते क्या? Na2+ को हम लोग 6Cl- के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते क्या? ओके, या फिर Na2+ को 8Cl- के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते क्या? तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके दिमाग में आएगी। ओके, ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा है। ओके, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का जो अमाउंट है, क्लोरीन यहाँ पे अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं होंगे? तो आपको पता है कि जो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, कि मेटल अपने जो रियल फॉर्म होता है, मेटल का रियल फॉर्म क्या होता है कि उसके पर कोई भी चार्जेस ना हो, ओके, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, लेकिन जैसे ही मेटल क्या होता है, मेटल आपका आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मेटल्स आयन के फॉर्म में होता है, तो ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो यही सारी चीजें आपका Na2+ के साथ है। अगर Na2+ है, Na2+ आपका 4Cl- के साथ अगर रिएक्शन करवाएगा, ओके, तो यहाँ पे आपका जो 2+ चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ओके, और ये 2+ चार्ज क्या हो जाएगा, क्लोरीन में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो Na है वो Na क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये ज्यादा मोर स्टेबल होगा। ओके, एज कंपेयर टू Na2+। ओके, तो यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो मेटल होते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू उसके आयंस फॉर्म में। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे Na2+ का, ओके, तो Na2+ में आपको पता है कि इसके अंदर जो आपकी स्टेरिक क्राउडिंग होती है वो भी ज्यादा होती है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग Na2+ आर मोर टू द क्लोरीन बिकॉज ऑफ द, और यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण जो इसके अंदर जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ओके, और इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, और ये जो टॉपिक है आपको इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ये आपको नेट के एग्जाम में बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, ओके, या फिर आपका यहाँ पे जैम IIT जैम का एग्जाम हो, उसके अंदर IIT जैम का एग्जाम हो, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से जो आपको क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, और इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और यही हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यहाँ पे हम लोग इसको जो फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो कह सकते हैं, और यहीं से आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने बेसिक पढ़ा था, और यहां से आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग प्रिंसिपल है, पॉइंट है, वो सब पॉइंट है, वो सारी चीजें यहां से अभी स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम लोग कोई भी अगर सेंट्रल आइटम कंसिडर करते हैं, ओके, तो सेंट्रल आइटम अगर हम लोग कोई भी कंसिडर करें, तो अगर ये मेटल आयन फॉर्म में है, ओके, तो मेटल आयन फॉर्म में होने के कारण हम सभी को पता है कि इसके अंदर अगर इसकी जो न्यूट्रलिटी है, अगर इसकी न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, ओके, तो अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको पता है, इसको सबसे पहले तो अचीव करने के लिए जो भी आपके पास उसके पास जो भी आयन है प्लस में, उसको इसको क्या करना होगा, डोनेट करना होगा। ओके, अगर ये डोनेट करता है तभी क्या होगा, जो ये अचीव करेगा इसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको। ओके, और न्यूट्रलिटी जब अचीव कर लेगा तो यहाँ पे जो इसकी जो चार्जेस होगी वो चार्जेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसकी चार्जेस क्या हो जाएगी, अप्रोक्स 0 हो जाएगी। ओके,
तो अगर अप्रोक्स 0 चार्जेस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू आयोनिक फॉर्म में। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ये जो पूरा यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि एक्चुअली में जो आपका अगर मेटल आयन है, अगर मेटल आयन अगर अपनी न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले जितने भी उसके चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होने चाहिए, वो दूसरे को डोनेट करने चाहिए। ओके, देन उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो आपका जो नेट जीरो चार्ज है, वो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो अचीव करेगा। देन उसके बाद ही वो क्या होगा, एक मोर स्टेबल मेटल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी कि एक्चुअली में ये सारी चीजें है क्या। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली में कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करें और यहाँ पे वर्सेस में अगर हम लोग रियल चार्ज ले ले, ओके, तो रियल चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, ओके, तो ये दोनों में क्या फर्क है, दोनों क्या है, दोनों के बारे में आप किस तरीके से बता सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है कोबाल्ट NH3 का 6, ओके, और यहाँ पे आपका +3। ओके, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको हम लोग एक दो फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। पहला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और दूसरा यहाँ पे इसका जो रियल चार्ज हो गया उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हमें कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कोबाल्ट को हम लोग X कंसीडर करते हैं। ओके, और आपको पता है कि NH3 है, NH3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो ये आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, सॉरी 3। तो ये सारी चीजें आपने देखी। तो x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोबाल्ट का वो कितना होगा, +3। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसके रियल चार्ज की बात करें कि अगर रियल चार्ज की बात करें तो यहाँ से आपका जो +3 है वो किस तरीके से हटता है वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो कोबाल्ट के ऊपर आपके पता है कि 6 आपके क्या है, आपके अमोनिया ग्रुप है, NH3, यहाँ पे आपका NH3, ये आपका एक NH3 और यहाँ पे आपका एक NH3, यहाँ पे आपका एक NH3। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 NH3 है, आपका यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां पे आप क्या करोगे कि इसके हर एक यहाँ पे अमोनिया के ऊपर आपका हाफ हाफ जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो प्लस हाफ यहाँ पे हर एक के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे इसको अगर आप सम करते हो तो ये भी 3 होगा। ओके, और इस चीज को अगर आप सम करते हो तो ये भी 3 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी रियल चार्ज होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे आपका ये NH3 हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका NH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका NH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका NH3, ये आपका NH3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रियल चार्ज होगा वो रियल चार्ज आपके ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आपका जो हाइपोथेटिकल चार्ज है उससे आपका कन्वर्ट होके वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले ले। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 मेटल कंसीडर करता हूं। ओके, तो ये आपका एक मेटल हो गया, ये आपका सेकंड मेटल हो गया, ये आपका थर्ड मेटल हो गया। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका Ml, ओके, ये आपका हो गया MlX, ये हो गया, ये आपका हो गया MlY। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें कि अगर M की यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, और ये क्या है, सारी रियल वैल्यू है, 0 है। ओके, सेकंड वाले की यहाँ पे आपका 0.23 है, थर्ड वाले की यहाँ पे आपको 0.8 है। तो इसके अंदर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो मोर होगी। तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी रियल वैल्यू है उसके हिसाब से इसके अंदर आपकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ओके, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, एज कंपेयर टू आपका 0.23 या फिर -(-0.8। ओके,
तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम है वो स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रलिटी है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो मोर न्यूट्रलाइजेशन है, ओके, वो मोर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा और मोर स्टेबल होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पे यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। ओके, तो इसके अंदर भी अगर हम लोग ये करें, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट की और यहाँ पे रियल चार्ज की, तो अगर ऑस्मियम को हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, ओके, प्लस यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 4 और उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है माइनस। ओके, और यहाँ पे आपका 0, तो ये x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी +8 हो जाएगी। ओके, और आपको पता है कि कोई भी जो मेटल होता है वो कोई भी मेटल यहाँ पे आपका +8 कैरी नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी मेटल के ऊपर +8 जो चार्ज है वो आप नहीं देखते होंगे। तो इसका जो रियल चार्ज होगा वो रियल चार्ज कितना होता है, अगर किसी भी ऑस्मियम की बात करें तो उसके ऊपर आपको +1 और या फिर +2 ये सारी चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, और इस चीज को हम लोग पॉलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, और इसी रिलेटेड यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है जो आपको गेट के अंदर पूछे गए थे, ओके, चाहे आपके नेट के अंदर पूछे गए थे, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो ऐसे ही हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है उसके आगे वाले पार्ट में हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको पहले राइट लिखते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आगे चाहे वो क्वांटिटेटिव हो गया या फिर क्वालिटेटिव हो गया, ये दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर आपको पूछा है कि पॉलिंग प्रेडिक्टेड द सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम आर। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग 4 आपको यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं, चाहे वो आपका BeH2O6 2+ हो, BeH2O6 2+ हो, AlH2O6 3+ हो, ओके, या फिर आपका यहाँ पे AlNH3 यहाँ पे 6 3+ हो। ओके, और इनके सबके जो रियल चार्ज हैं ये आपके क्या है, रियल चार्ज है, आपको ये ध्यान रखना है, ये सबके यहाँ पे जो रियल चार्ज है वो दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो जिसका ज्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला BeH2O6 2+। ओके, तो ये आपने अच्छे से देखा ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इन अ रियलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FeCN6 3- result in each ligand carrying a charge of -3/2, what charge does Fe center carry and what is the oxidation state of Fe3+। ओके, तो आपको यहाँ पे Fe3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग कैरी करते हैं FeCN6 का, ओके, जिसमें आपको जो चार्ज दिया है 3- दिया है,
तो Fe को हम लोग x कंसिडर करते हैं। ओके, और आपको पता है कि जो Cn का जो चार्ज होता है -1 होता है मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी +3। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा आपका +3 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके रियल वैल्यू की बात करें तो रियल आपका कितना होता है, यहाँ पे जो आपका FeCN है 6 है और FeCN 3 माइनस, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि Fe कैरी और यहाँ पे आपका Cn हो गया, ये आपका Cn। ओके, ये आपका Cn वैल्यू, ये आपका Cn। ओके, उसके बाद ये आपका Cn वैल्यू हो गया, ये आपका Cn वैल्यू हो गया। ओके, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी चार्ज है वो आपका +3 है। और आप यहाँ पे अगर आप पढ़ो इसको तो लिगेंड कैरी और चार्ज ऑफ 3/2। ओके, तो यहाँ पे हर एक लिगेंड कितना चार्ज कैरी कर रहा है -3/2 -3/2। ओके, तो -3/2। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। ओके, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो x ओके +6 -3/2 इज इक्वल टू -3 ये के। उसके बाद यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू -3 और जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 -3 और ये x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएंगी +1। ओके, तो यहाँ पे आपको x कितना आएगा +1 और +3। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा +3 और +1। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने थे। अगर यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें कि एक्चुअली में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी है। ओके, तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे मेन क्या है, यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव है। ओके, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और सेकंड वाला है यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ओके, तो ये दो चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो ये दो चीजों में आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट वाले जो अब हमारा पार्ट 2 आएगा उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये दोनों चीजें यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दी जाएगी। ओके, तो यहां तक आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा या फिर कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वहां पे आपको जो उसके आंसर है वहां पे आपको दे दिए जाएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप जितने भी नए व्यूअर्स हैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को भी आप लाइक करें। यहाँ पे हम लोग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल टॉपिक हो सकते हैं, चाहे गेट रिलेटेड हो गया, CSIR नेट रिलेटेड हो गया, सेट के रिलेटेड हो गया, IIT जेम के हो गया, सारे के सारे जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे इन सब के यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को ये बहुत अच्छा पसंद आएगा। ओके, तो इसके लिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को भी आप लाइक करें और हमें भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।